दोस्तों नमस्कार, मैं हूं शैलेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल शब्द शैलेंद्र सिंह। आज हमारे साथ हैं कंचन द्विवेदी जी। कंचन द्विवेदी जी कथावाचिका हैं, जालौन की रहने वाली हैं, बुंदेलखंड इलाके से, और चित्रकूट धाम की बड़ी कृपा रही है और बाकी गुरुओं की भी। आज खास दिन है जन्माष्टमी का, श्री कृष्ण जी का, और आज आप लोग लखनऊ जो लक्ष्मण की नगरी है वहाँ पधारे हैं। हम लोग चर्चा कर रहे थे कि ये भी एक सौभाग्य की बात है कि जन्माष्टमी के दिन हम लोग लक्ष्मण जी की नगरी में हैं। हमारा ये परम सौभाग्य है कि आज हम कंचन जी से बातचीत कर पा रहे हैं और आप लोगों तक ये बातचीत सुनवा पा रहे हैं। कंचन जी के तमाम जो कथाएँ हैं सारे लोग सुनते हैं, देश विदेश में बहुत सारे फॉलोअर हैं। उन्होंने कथाएँ तो सुनी होंगी, लेकिन कंचन जी का जो सफ़र रहा है वो शायद उन्होंने कम सुना होगा। तो आपको आज कंचन जी से बात करते हुए उस सफ़र पे ले चलते हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है और धन्यवाद हमें समय देने के लिए। आपका जो कथा वाचन का था, कक्षा 7 में आप पढ़ती थी, तब से शुरू हुआ। बचपन में कैसे ये हुआ कि अब हम कथाएं सुनाएं, पढ़ें? हाँ जी, देखिए बात ये है ना कि जब बच्चे होते हैं और बच्चों की एक मानसिकता होती है, और उस टाइम जब एक बच्चा सोचने लगता है अपने भविष्य के लिए कि क्या करना चाहिए, ऐसा नहीं है कि बच्चे नहीं सोचते। उस टाइम भी बच्चे सोचते हैं कि मेरा भविष्य क्या होगा, मुझे करना क्या है, और वहीं से इमेजेस क्रिएट होने लगती हैं। तो मेरे दिमाग में भी कुछ क्रिएशन आई कि मैं क्या करूँगी, क्या किस तरफ जाना है। तो एक नज़र से देखा कि कहाँ पे ज़्यादा ठीक रहेगा, कहाँ बच्चों के लिए भविष्य बढ़िया होगा, या फिर महिलाओं के लिए भविष्य कहाँ बेहतर होता है। तो मुझे लगा ये जो लाइन है इसमें हमें सम्मान भी बहुत मिलता है, और किसी भी चीज़ की आई थिंक ज़रूरत फिर नहीं पड़ती अगर आपने इसको अचीव कर लिया। और एक हिसाब से देखा जाए सलन जी, तो इसमें हमें यहाँ की भी कुछ चीज़ें हैं जो सब प्राप्त हो रहा है। और अगर परमात्मा ईश्वर जैसा भी कुछ जो हम सुनते रहते हैं बचपन से लेके और हमने पढ़ा है, वो भी हमें कहीं ना कहीं मिल जाएगा। तो ऐसा नहीं है कि जो पढ़ना लिखना होता है या जॉब्स होती हैं वो केवल हमारे यहाँ धरातल में काम आएंगी, लेकिन अगर इन चीज़ों पर अगर हमने सर्च कर लिया या फिर इनमें चले गए तो यहाँ तो सारी चीज़ें मिल ही रही हैं। बाकी ईश्वर है तो हमें कहीं ना कहीं, अगर वो है तो प्राप्ति हमें कहीं तो मिल जाएगी। तो इसलिए मेरे दिमाग में वो चीज़ें उस टाइम पर पनपने लगी और मुझे लगा मुझे यहाँ जाना चाहिए इस लाइन की तरफ। और अब जानते ही हैं कि बच्चों के लिए जो माँ बाप सोचते हैं वो एक होता ही है कि डीएम बने या फिर मेरी बेटी कुछ ऐसे जॉब। तो मेरी माँ के बड़े विचार रहते थे कि मेरी बेटी कुछ पढ़े लिखे जॉब करे, पर मेरे पिताजी ने हमेशा ये चाहा कि मैं कुछ इस तरीके से कला की तरफ जाऊं जिससे कि मेरी बेटी का नाम हो सके। और उन्होंने मेरा बहुत सपोर्ट किया, और उनका मैं बहुत श्रेय मानती हूँ कि उन्होंने हर समय मेरे साथ काम किया। और माँ थोड़ा सा रुष्ट भी रही पहले, बोली नहीं पढ़ाई करना बहुत ज़रूरी है। तो मैंने कहा ठीक है, मैं आपकी दोनों चीज़ों को समझ लूंगी। मैं वादा करती हूँ मैं पढ़ाई भी करूंगी और मुझे इससे रोको ना। तो खैर वो मान गई, क्योंकि पिता आपने पढ़ाई भी फिर की? जी बिल्कुल, बीटीसी की, एमएससी किया जी, फाइन आर्ट में भी आपने बॉम्बे आर्ट से किया। जी 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 जी। तो ये पढ़ाई और कथा ये दोनों साथ साथ कैसे मैनेज करती रही? हाँ, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि लोग बहुत कम ही चीज़ें मैनेज कर पाते हैं, लेकिन जिसको कुछ पाना होता है तो मुझे लगता है उसे दुगनी से तिगनी मेहनत करनी होती है। और मैंने जो मेरे दिमाग में जो एक जज्बा था वो ये कि कोई ये ना कह सके अरे बस केवल कथा ही तो की है, आपने भगवान को ही तो देखा, यहाँ की चीज़ें वो तो नहीं कर पाई ना आप। तो मैं नहीं चाहती थी कि दुनिया के लोग ये भी मुझे बोल पाए, मैं यहाँ के लेवल से भी मिलकर के चलूँ और एक अलग से भी जो है अपने लिए जो मुझे सुख देने वाला है वो भी मैं कर सकूं, और उससे दुनिया के जो आज के युवा हैं उनके लिए ये ना हो सके कि आजकल आप देखते हैं सालन जी के बच्चों को पता ही नहीं राम कौन है, सीता कौन है। ठीक है, हमने पढ़ लिया इस पर जो फलाना, जो थोड़ी बहुत कहानियां पढ़ी, लेकिन उनके बारे में डिटेल कुछ जानकारी हाँ जी, बहुत कम लोगों को पता। आजकल के बच्चे क्या सोचते हैं, वो सोचते हैं कि हम बहुत अच्छा कर रहे हैं। नहीं, मैं राम को नहीं जानता, मैं कृष्ण को नहीं जानता, कौन थे ये, ऐसा लगता है उनको, लगता है कि हम बहुत गौरवान्वित फील कर रहे हैं, इनको नहीं जानते। हाँ, जैसे आपने नोटिस किया होगा कि आज के बच्चे, बुरा ना
माने, अगर जो भी हमारे देखने वाले वो थोड़ा सा मुझे समझे कि मैं क्या कहना चाहती हूँ, कि आजकल के बच्चे जैसे जो इंग्लिश मीडियम में पढ़ते हैं, मैंने नोटिस किया कि वो कहते हैं कि मुझे नहीं हिंदी नहीं आती, मुझे मैं तो इंग्लिश में ही बात करूंगा। तो उनको लगता है नहीं हम बहुत अच्छा कर रहे हैं। आप हिंदुस्तान में रहते हो, आपके लिए धिक्कार की बात है कि अगर आपको हिंदी नहीं आ रही है तो ये बहुत बुरी बात है, आपको शर्मिंदा होना चाहिए। लेकिन वहां पर हमारे बच्चे गर्व फील कर रहे हैं, तो हमारे लिए बहुत ही बुरी बात है। हमें सब आए वो बेहतर है, वो अच्छा है। हमें इंग्लिश भी आनी चाहिए, हिंदी भी आनी चाहिए, संस्कृत भी आनी चाहिए, ये गर्व का विषय है। लेकिन हम लोग आज इन चीजों पर सोच नहीं रहे हैं। लेकिन मुझे लगता है कुछ दिनों से इन सारी चीजों पर फोकस किया जा रहा है। मुझे अपने लिए लगता था कि मैं इस तरीके से ना हो सकूं, मैं कथा भी सीखूं और जो हमारे लिए जो हमारे सामान्य जीवन के लिए पढ़ाई लिखाई है वो भी मैं साथ साथ बच्चों के साथ चलूं, कि ये ना हो कि मैं इस कल्चर से पीछे रह जाऊं। लड़कियां जो मुझे देखने वाली हैं वो ये नहीं तो सिर्फ कथा ही, तो हमारे साथ तो नहीं चल सकी ना, हमारे साथ तो बीटीसी नहीं की, हमारे साथ तो एमएससी नहीं की, हमारे साथ तो नहीं पढ़ी लिखी। हमने कॉलेज भी देखा और हमने उन संतों के साथ संगत भी की जहाँ राम जी को मनाने के लिए लोग बैठते हैं मंदिरों में, घाटों में बैठते हैं और ईश्वर की प्रार्थना करते हैं कि नहीं वो कहीं कोई परमात्मा भी है जिसे सदियों सदियों महानतम लोग पुकारते रहते हैं, बैठते रहते हैं। रामायण में कहते हैं राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान ले जो जाननहारा। क्या है वो प्रेम, और वो संत हमेशा से उन्हें पुकार रहे होते। तो मैं वो भी सब जानना चाहती थी और ये सफर दोनों एक साथ शुरू किया। और अब बॉम्बे आर्ट क्या मतलब फाइन आर्ट, ड्राइंग बनाना शुरू किया जी। क्या क्या बनाना आपको पसंद है उसमें? सच बताऊं तो सबसे पहले क्योंकि मेरे कृष्ण आराध्य हैं और मैंने 6 में पढ़ती थी और उस टाइम पर अपने हाथों से कन्हैया की मूर्ति को बनाया। अच्छा जी, बिना देखे। और वो आज भी पहली पेंटिंग मेरी घर में माँ संभाल के रखे हुए हैं। उसको पेंसिल से केवल बनाया। अच्छा। तब कलर वलर भरने नहीं आते होंगे, तो वो अभी भी मौजूद है। इसके बाद में जो कन्हैया की जो पेंटिंग मैं बना पाती हूँ ना, उससे अच्छा आर्ट कुछ और नहीं। कन्हैया जो बन जाते हैं, बनने के बाद मुझे खुद लगता है कि मैंने बनाया है। हाँ, तो वो सच में ही साकार जी। हाँ, बस वो उनकी ही कृपा है कि वो मेरे हाथों से बन जा रहे हैं, उभर करके आ रहे हैं। बाकी हाँ, कुछ भी बना सकती हूँ अच्छे से। लमसम मुझे लगता है मैंने अभी जो खास मेरी पेंटिंग्स है, एक राधा और कृष्ण की पेंटिंग है जो किसी के कहने पर बनाई, उनकी इच्छा थी उस पर बनाई। बाकी जो कन्हैया जो मेरे आराध्य हैं उनकी पेंटिंग मुझे लगता है लमसम 5 से 6 फीट की पेंटिंग्स मैंने बनाई। हाँ, जो खास पेंटिंग्स हैं। ये जब कथा वाचन का दौर चला वो कैसे आगे बढ़ा? कुछ चुनौतियाँ आई एक लड़की होने के नाते, क्योंकि ये कुछ ऐसे क्षेत्र थे जहाँ महिलाओं को उतनी आसानी से प्रवेश नहीं मिल रहा था या उनकी आलोचनाएं शुरू हो जाती थी। इन स्थितियों का मुकाबला कैसे किया? गुड क्वेश्चन सैलन जी, ये थोड़ा सा कठिन भी है सवाल और ये यथार्थ भी है। लोगों के समक्ष जाना चाहिए जो लोग सुन रहे हैं। हमारे यहाँ इतिहास से कहा जाता रहा है, हमारे संत महात्मा ग्रंथ पुराण सारे लोग ये कहते तो आए कि या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्था, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। हाँ, हमारे लिए देवी हैं, हमारे लिए महिला देवित्व का आराध्य है, पूज्य हैं, इस तरीके से। लेकिन एक एंगल और भी होता है। एक एंगल जैसे कि सपोज दैट हम गंगा को मानते भी हैं, हम उसको पूजते भी हैं और उसी में गंदगी भी डालते हैं। हाँ जी, एक तरफ पूरे शहर का कचरा गंगा में किनारे से जा रहा होता है, एक तरफ अगरबत्ती लगा रहे होते हैं, दूसरी तरफ उसी प्रकार से जस्ट इसमें भी ऐसा ही है। नारी को एक तरफ से तो महानतम लोग कहते चले आ रहे हैं कि या देवी, आप देवी हो। दुर्गा को हम 9 दिन पूजते हैं और साल में 2 बार पूजते हैं। किसी देवता की पूजा ऐसे नहीं होती जैसे दुर्गा की होती है, वो सम्मान किसी को नहीं मिलता। लेकिन उन्हीं देवी के लिए अगर वो गर्भ में बेटी होती है तो उसको अवॉर्ड भी करवा दिया जाता है, क्योंकि बेटी है, नहीं पालना, कौन पालेगा, कौन खर्चा उठाएगा, कौन फिर विवाह के लिए उसको बहुत सारी झंझट मानने लगते हैं लोग, तो वो कौन करे। तो एक तरफ से तो देवी भी है और एक तरफ से आप अवॉर्ड भी कर रहे हो,
तो ये दो जो प्रक्रियाएं भारत में है ना, ये बहुत मुश्किल है और ये लोगों को समझनी चाहिए। मैं हर एक मंच से कहती हूँ भारत के लिए कि भारत में अगर ये सोच अगर भारत के लोगों की नहीं संभली तो भारत ना तो कभी इस समय उन्नति की तरफ जाएगा और ना ही विकास कर पाएगा। क्योंकि अगर संयोग से नदी और नारी दोनों की परिभाषा, दोनों की मुझे राशि भी एक ही है, नदी और नारी, तो इन दोनों के साथ एक ही जैसा हुआ। ये पूजी भी गई और इनका तिरस्कार भी हुआ एक तरफ से। तो अगर नारी खत्म होगी तो भी दुनिया खत्म हो जाएगी और नदी खत्म हुई तो भी जी दुनिया क्योंकि ये जो भारत है वो कृषि प्रधान देश है और कृषि से ही हम जीवन चलाते हैं। और जल के बिना जीवन नहीं चल सकता। जल के बिना ना तो जीवन चलेगा और ना खेती चलेगी। तो जब अन्य पृथ्वी अगर उसको जल नहीं मिलेगा, अन्न पैदा करना बंद कर देगी और अगर नारी नहीं हुई तो आदमी पैदा होना बंद हो जाएगा। आगे आपकी जो विरासत है वो नहीं चलेगी। प्लेटफॉर्म से कह सकती हूँ कि भारत ने अगर इन दोनों चीजों को नहीं संभाला, इनका सच में सम्मान नहीं किया और दोहरा व्यवहार हमेशा करते रहे, यूज, तो एक दिन वो लोग जो लोग ऐसा करते हैं वो गर्भ में ही जाते हैं। अंततः उनका परिणाम वही होता है। बहुत सारे प्रमाण हमारे समाज में देखने को अगल बगल मिल जाते हैं, लोगों के घरों में मिल जाते हैं कि नहीं स्त्री है, नारी है। देखा हो आपने, सोचा हो, कुछ घरों में ऐसा भी होता है कि विवाह केवल दहेज के लिए होता है। हाँ, जॉब वाली लड़की मिल रही है, पैसा जीवन भर रहेगा और दहेज भी अच्छा खासा मिल जाएगा, तो ये यूज हो गया ना। आप क्या सोच रहे हैं उसके बारे में, आप कैसे उसको ट्रीट कर रहे हैं। अगर आपने उसे पूजा होता, अगर उस श्रद्धा के साथ अपने घर में बुलाया होता तो लक्ष्मी का अवतार कहा जाता है उसको, आपके घर में यूं ही लक्ष्मी भर जाती। अगर सच में श्रद्धा भाव आपके पास होता तो ये चीजें जो मानसिकता है अगर खत्म नहीं होगी तो मुझे लगता है गर्भ में जाएंगे वो लोग। आपके क्षेत्र में भी कुछ ऐसी दिक्कतें आई क्या? हाँ जी, देखिए, कोई भी स्त्री या मैं कहूँ कोई भी पुरुष या फिर कोई भी XYZ कभी भी संघर्ष के बिना आगे नहीं बढ़ता। और जब तक जीवन में कष्ट नहीं होते तब तक वो कुछ अचीव भी नहीं कर सकता। तो मेरे जीवन में भी ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं और बहुत सारे गम एक साथ चलते रहते हैं और उनसे मुझे लगता है मैं जो आज अनुभव कर पा रही हूँ उनसे आपको आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलती है। जब जीवन में कुछ लोग धोखा देने वाले, कुछ लोग दगा करने वाले, कुछ लोग ऐसे नहीं होते हैं तो आपको अनुभव नहीं होगा। आगे जो लोग ताकत भी नहीं आती थी। आगे आप जो बड़ा करने वाले हैं, अगर छोटे में किसी ने आपको धक्का नहीं मारा और आपको गिरना नहीं आया तो आप उठने की कला नहीं सीख पाएंगे। तो आप बड़ी चीजों में वो चीजें नहीं कर सकते। तो मुझे लगता है वो चीजें भी अच्छी। कहाँ आपने कथाएं सुनाई और अगर आपकी पसंदीदा बात की जाए तो कौन सी कथा है जो आप ज़्यादा सुनाना पसंद करती हैं? जी, मैं सबसे पहले तो ये कहूँगी कि जो पसंदीदा क्या, मैं अपनी नारियों के लिए ही, जो मेरी एक वर्ग है, मेरा वर्ग है, मैं उनको ही कंट्रोल करना चाहती हूँ कि आप किसी के कंट्रोल में ना रहें और आप वो कर सकें जिसमें दुनिया आप पर हतप्रभ हो, आप पर गर्व करे, आप वहाँ खड़ी हो जहाँ से दुनिया का संचालन कर सके, आप अपने घर के लिए गर्व हो सके, आप अपने मोहल्ले के लिए, जिले के लिए अपने आपका नाम ले सके, जिला आपके नाम से जाना जा सके। कि इतना तो कम से कम होना चाहिए। हमें किसी और पर डिपेंड नहीं करना है। आप हमारे ऊपर डिपेंड हो, क्योंकि पहले के टाइम में आप सलन जी आप पढ़ते हैं, पत्रकार हैं, जो पहले की पद्धति थी उस टाइम पर महिलाएं ही घर की मेन होती थी। लेकिन थोड़ा थोड़ा समय बदलने से फिर पुरुष मेन हो गया। लेकिन अब मुझे लगता है कि स्त्रियों को अपने हाथों पर एक कमान फिर से ले लेनी चाहिए। तो क्योंकि जो स्त्री में मैनेज की प्रक्रिया होती है वो पुरुष में नहीं होती है। जो घर को मैनेज कर पाता है, वाक्पटुता है, कम्युनिकेशन है, जी, वो पुरुष नहीं कर सकता। तो जिस घर में मैनेज अगर स्त्री कर रही होती है उसका मेंटेनेंस बहुत अच्छा होता है, आपने भी नोटिस किया होगा। तो
एक बार फिर से सारी चीजें आनी चाहिए। और मैं हमेशा यही सब बोलती हूँ, महिला सशक्तिकरण पर आपकी हो। बिल्कुल बिल्कुल, महिलाओं से और लड़कियों से भी ये अनुरोध करती हूँ अपने मंच पर कि कभी भी किसी से डरना नहीं। फर्स्ट पॉइंट तो ये है कि आपके साथ कोई गलत कर रहा है तो आपको झुकना नहीं है। आप ये मत करो कि झुक जाओ, वो गलत 10 बार करेगा ना तो आप खड़े रहोगे ना, एक दिन उसको आपके सामने झुकना पड़ेगा। ये साहस आप में होना चाहिए, ये आपके पास बल होना चाहिए। आप मत झुको, मर जाओ लेकिन झुको नहीं। कुछ और चीज़ें जो आप हमारे चैनल के जरिए महिलाओं को या लड़कियों को कहना चाहते हैं? जी, मैं आपके चैनल के माध्यम से मुझे सुनने वाली सभी महिलाओं के लिए और मेरी जो छोटी बहनें हैं या फिर मेरे बराबर युवा जो हमारी बहनें हैं, मैं उनसे यही कहूँगी कि आप भले ही श्रृंगार के लिए कोई सामग्री ना रखें अपने पास, आप अपने सौंदर्य पर इतना फोकस ना करें, लेकिन अपने जो व्यक्तित्व का सौंदर्य है उस पर पहले फोकस करें कि आपके व्यक्तित्व से आपको पहचाना जा सके, आपके व्यक्तित्व से आपके जो चरित्र का आकर्षण हो उससे लोग आकर्षित हो सके, आपके गुणों से आकर्षित हो सके और आप में इतना तेज हो कि लोग आपके तेज से ही डर जाए। जो आपके साथ गलत करने वाले हो या फिर जो आपके साथ फरेब करने वाले हो वो आपकी एक आहट से ही डर जाए। ये आप में होना चाहिए और ये आप में सशक्तिकरण आना चाहिए, तभी महिला सशक्त होगी। बिल्कुल। आप इतनी प्रसिद्ध हैं तो इसकी कुछ कीमत चुकानी पड़ती होगी, जैसे आम आदमियों की तरह आप सड़क पे चाय नहीं पी सकती हैं, गोलगप्पे नहीं खा सकती। खाएंगे तो लोग कहेंगे देखिए कंचन जी जो है यहाँ आज चाट खा रही थी। बहुत प्रॉब्लम है। तो कैसे इसको हैंडल कैसे करती हैं? ये भी ठीक है, बहुत बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है। सच में मैं अपने शहर जाती हूँ तो मैं भी सोचती हूँ मैं सभी लड़कियों की तरह बैठूँ या फिर मार्केट में जैसे लोग जाते हैं मैं भी जाऊँ, मन करता है। अब तो अकेले जाना तो कहीं होता ही नहीं है, पूरा प्रोटोकॉल रहता है और गोलगप्पे खाने का मन होता ही है क्योंकि मैं भी एक लड़की हूँ, लेकिन वो नहीं कर सकते आप क्योंकि अरे वो कंचन द्विवेदी ऐसे मैंने उनको देखा, फर्स्ट पॉइंट तो ये आप निकल नहीं सकते सड़क पर क्योंकि जैसे ही आप निकलोगे 10 लोग आपको पूछने वाले, पहचानने वाले। मतलब कभी धोखे धंधे जब पहले इतना नहीं भी था तब निकल जाते थे तो लोग फेसबुक में तुरंत शाम में कमेंट आया, अरे मैंने दीदी आपको वहां देखा, आपको यहाँ देखा। तो उससे पता चला नहीं, लोग बहुत नोटिस कर रहे हैं। और अब तो खैर वो सारी चीजें बंद ही हो गई हैं। तो कह सकती हूँ कि आपको अगर कुछ करना है तो ये सब चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको छोड़नी पड़ती हैं। क्योंकि देखिए आप युवा हैं अभी और तमाम कार्यक्रमों में जाती हैं, घरेलू फंक्शन है, शादी है, विवाह है, बहुत सारे लोग तरह तरह के कपड़े पहन के आते होंगे, लेकिन आपके लिए वो सारी चीज़ें एक तरीके के कहें कि सुलभ नहीं होती हैं। हाँ नहीं सालन जी, मैं कहूँगी कि आप जिस वातावरण में रहते हैं या फिर आपके पास जितनी नॉलेज हो जाती है आप उतने ही सादा हो जाते हैं। आपको पता चल जाता है कि ये सब चीज़ें जो हैं वो भौतिक हैं। हाँ, ये सब चीज़ें काम की नहीं है और ये आप पर सूट भी नहीं करेंगी क्योंकि जो कुछ बड़ा करना चाहते हैं लोग तो उनकी मानसिकता भी वही हो जाती है। वो एक अलग से दिखने लगते हैं कि नहीं ये कोई खास व्यक्ति है। तो मुझे लोग हमेशा से जो नहीं भी जानते वो भी मेरे रहन सहन से या फिर जो भी, मुझे नहीं पता कि वो कैसे पहचान जाते हैं, वो मुझे उसी अलग नज़र से कि कुछ ना कुछ है। और मेरे बारे में जो नहीं जानते वो लोग भी बात करने लगते हैं कौन है। तो ये आपके व्यक्तित्व से आता है, ये आपके चेहरे की चमक से आता है। वो चेहरे की चमक तब आती है जब आप में कुछ अनुभव होता है, कुछ आपके कार्य ऐसे होते हैं तो वो वैसा ही वातावरण और माइंड की आपकी जो स्थिरता है वो वैसी बन जाती है। आप चाहेंगे भी ना कि उस टाइप कॉलेज टाइप के लड़कियों के कपड़े पहन लें तो वो खुद पे ही अच्छा नहीं लगता क्या पहन रहे हैं यहाँ पे। तो धीरे धीरे मन से हट जाता है। जी, वो जो भोजन होता है वो आप बोल रहे हैं बताशे खाना, तो बहुत ठीक है, वो चीज़ें अलग है कि नहीं खा सकते, लेकिन अब वो चीज़ें रही भी नहीं। अब मन ही नहीं करता वो सब करने क्योंकि पता है कि उसमें क्या है, कैसे चीज़ें बन रही हैं। और अब बस साधारण सा जीवन, थोड़ा बहुत वही साधारण सा खाना, वही तेल वेल प्याज भी खाना, लगता है कि क्यों ऐसा खा रहे हैं। तो धीरे धीरे उन चीज़ों से रुचि भी खत्म हो जाती है और जो साधारणतया है वो जीवन में उतर आता है। आप अपने चाहने वालों से, भक्तों से जो आपको सुनते हैं, कैसे कनेक्ट करती हैं? और वो जब आपको अप्रोच करते हैं फेसबुक पे, जैसे मैंने भी आज फेसबुक पे अप्रोच करके ही कंचन जी से समय लिया, तो उनको कैसे आप समय देती हैं या उनसे बात करती हैं? जी,
देखिए सभी से तो बात करना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि आपकी भी एक हाँ सीमा है और ज़रूरतें भी है ना कि उसको हमसे कितनी ज़रूरत है। हाँ, आप काम कर रहे हो तो व्यस्तता तो बहुत रहती है, क्योंकि आप एक आध काम नहीं कर रहे हो और सारी चीज़ों को मैनेज करना बड़ी बात होती है। तो सबसे तो बात नहीं, हाँ लेकिन कभी कभी फ़ोन हाथ में आता है तो अच्छा लगता है, सबके कमेंट्स पढ़ के अच्छा लगता है, लोग इतना अच्छा मान रहे हैं और आपको इतना प्यार दे रहे होते हैं तो गर्व महसूस होता है। और अपनी मेहनत पर उस समय लगता है कि नहीं, जो मैं मेहनत कर रही हूँ वो मेरी सफल है, इतना प्यार मिल रहा है। अच्छी बातें तो सबको अच्छी लगती हैं, कभी कभी आलोचनाएं भी होती हैं। हाँ। और सोशल मीडिया के ज़माने में ज़्यादा होती हैं, उसको सोशल मीडिया की भाषा में ट्रोल कहते हैं जी। कभी ऐसी परिस्थितियों में कोई आ जाए तो कैसे अपने को संभाले? खैर ईश्वर की कृपा से मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ, ये ईश्वरी कृपा है। बाकी अगर ऐसा किसी के साथ होता है तो उसमें बिल्कुल भी दबने की ज़रूरत नहीं, मैं फिर कहूँ डरने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप कहीं गलत नहीं हैं, अगर आप ठीक हैं तो उन चीज़ों को आप फेस करें और उन चीज़ों से एक दिन ऐसा आएगा कि जो आपको ट्रोल करने वाले हैं वो खुद आपके सामने झुक जाएंगे। तो कंचन जी बहुत शुक्रिया, आपने हमें समय दिया और सभी साथियों आपका भी बहुत धन्यवाद, शुक्रिया कि आप इतने लंबे समय तक हमें देखा। आप देखते रहिए, हम लोग आपको ऐसे ही नए नए और अच्छे अच्छे लोगों से मिलवाते रहेंगे। धन्यवाद।